नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एजे क्लासेस 24 पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ्री क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में हम अभी 67वीं बीपीएससी प्री के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किए हुए हैं, जिसकी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जिसे हम राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बीपीएससी के अलावा भी सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम 66वीं बीपीएससी की बात करें तो इससे टोटल 14 प्रश्न पूछे गए थे। 67वीं बीपीएससी में भी ये मेरा अनुमान है कि 14 से 15 प्रश्न सिर्फ इसी एक टॉपिक से मिलेगा और इस पूरे टॉपिक को हम एक सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप इस वीडियो को आराम से हेडफोन लगा के 1 से 2 बार सुन लीजिए, बस ये काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। तो आराम से सुनिए, बहुत ही अच्छा ये एपिसोड होगा। इसमें हम टोटल 1857 से लेकर के 1947 तक, यूँ कहे तो 10 मई 1857 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक का टोटल इवेंट ईयर बाइज ईयर हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। आपको बता दें कि 1857 की क्रांति का और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दो वीडियो आपको बीपीएससी के प्लेलिस्ट में ही बस थोड़ी ही देर में वो भी मिल जाएगी, तो वहाँ से वो भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। देखिए, अगर हम बात करें पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष, तो ये सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। बिल्कुल कहानी की तरह हम आपको बता रहे हैं, सिर्फ कहानी, एकदम कहानी सुन लीजिए, एकदम पूरा याद हो जाएगा, एकदम ईयर बाइज ईयर सीरियल नंबर में। तो पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासी के द्वारा शुरू किया गया था और इस बात की उल्लेख हमें आनंद मठ से मिलती है। आनंद मठ एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की। बात आती है 1887 की। 1887 में क्या हुआ, तो दादा भाई नेहरू जी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। दादा भाई नेहरू जी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन से भी जानते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की, तो दादा भाई नेहरू जी ने की। और कब की, तो 1887 में की। और ये 1887 एक ऐसा ईयर है ना कि इसके बाद से ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। हालांकि एक शॉर्ट तरीके से बता दें तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो बॉम्बे में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में हुई थी। उस टाइम में भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन वायसराय हुआ करते थे। बाद बाकी ये अब कांग्रेस की बैठक 1950 तक चलेगी, तो इसे हम बारी बारी से अलग एक वीडियो में आपको कवर कर देंगे। अब हम देखिए, अब भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नेहरू जी ने 1887 में तो कर दी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो दादा भाई नेहरू जी, दत्त एवं वाचा। तो नेहरू जी, दत्त एवं वाचा का नाम याद रखिए, इन्होंने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बस। दूसरी बात है दादा भाई नेहरू जी से कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नेहरू जी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सवरी से 1892 में चुनाव जीता था। जी हाँ, किस पार्टी से, तो लिबरल पार्टी से। कहाँ से, तो फिन्सवरी से। कब, 1892 में जीता था। ये पहले भारतीय हुए दादा भाई नेहरू जी। चलिए 1887 के बाद हम आते हैं 1905 पर।
1905 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 जुलाई 1905 यहां पर होगी बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा। यह निर्णय लिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को। हालांकि 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। तो देखिए 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया लॉर्ड कर्जन। अब इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा भी हो जाती है। इस दिन को पूरे बंगाल में, कौन से दिन को, तो जब से बंगाल विभाजन लागू हुआ, देखिए लागू कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। तो 16 अक्टूबर 1905 को जब लागू हुआ, उस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ 7 अगस्त 1905 को, उसमें वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है, ये सब नारे लग रहे थे। आंध्रा के डेल्टा इलाके में तो वहां के लोग स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जानते थे। ये हो गई 1905 वाली घटना। अब आती है बारी 1906 की। 1906 में क्या होता है, तो कांग्रेस की बैठक होती है। प्रत्येक साल बैठक हो रही थी ना 1885 से, तो इसे हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। इसे देखिए 1906 में कांग्रेस का बैठक होता है कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नेहरू और यहां पर पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की जाती है। देखिए तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्वराज्य की मांग कब पहली बार कब प्रस्तुत की गई, तो कहिएगा 1906 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में, तो कहिएगा कलकत्ता अधिवेशन में। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो दादा भाई नेहरू ने की थी। ये हो गया आपका 1906। अब चलिए 1907। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत में। अब यह 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो जाता है। एक का नाम हो जाता है गरम दल, एक का नाम हो जाता है नरम दल। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने की थी। और यहाँ पर 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दल में क्यों विभाजित हो गया, तो इसका कारण था स्वदेशी आंदोलन को चलाने का तरीका। बस, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इसे भी। दूसरी बात है, स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा था। ये अमार सोनार बांग्ला आज भी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, समझे। तो ये हो गया आपका। अब बारी आती है चापेकर बंधुओं की। चापेकर बंधु मतलब दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, इन दोनों ने रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या कर दी थी, ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन दोनों को बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने के लिए जाना जाता है। 1905 में वरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी। ये एग्जाम में आता है कि भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, तो वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। दूसरी बात है 1906 में युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। तो एग्जाम में ये भी आता है कि युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया, तो वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त दोनों ने मिलकर किया। बंगाल में ही अभी हम रहेंगे और यहाँ पर देखते हैं कि एक अनुशीलन समिति का गठन होता है। अनुशीलन समिति का गठन कौन किया, तो पी मित्रा। पी मित्रा ने जो अनुशीलन समिति का गठन किया, इसका एक ही उद्देश्य था, खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखा खोली गई। हेमचंद्र दास कानून गो
इसको पेरिस भेजा गया। और पेरिस क्यों भेजा गया इन्हें? ताकि यह रूसी क्रांतिकारी निकोलस सनफ्रांस्की से बम बनाना सीखें। इसीलिए अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा। ये भी एग्जाम में आता है। महाराष्ट्र की बात करें तो 1904 में विनायक दामोदर सावरकर बीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था बनाई। ये भी एग्जाम में आता है कि अभिनव भारत नामक संस्था किसने बनाई? तो बीडी सावरकर ने बनाई। कब बनाई? तो 1904 में बनाई। अभिनव भारत संगठन का सदस्य पीएन बापट को बम बनाने के लिए पेरिस भेजते हैं। अभिनव भारत संगठन के सदस्य किसे भेजते हैं? तो पीएन बापट को बम बनाने के लिए पेरिस भेजते हैं। और अनुशीलन समिति ने किसे भेजा था? तो हेमचंद्र दास कानूनगो को। दोनों का नाम आराम से याद कर लीजिए। अब देखिए, हमने देखा था कि बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया था। तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय जो है वो बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी को जाता है। दूसरी बात, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? तो वेलेंटाइन शिराले ने कहा था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक वेलेंटाइन शिराले ने कहा था। ठीक है, अभी यह महाराष्ट्र में ही है। तो यहाँ से एक क्रांतिकारी पत्र काल का भी संपादन हुआ था। तो काल का संपादन किसने किया था? तो परांजपे ने किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं 11 अगस्त 1908, एक ऐसा दिन जो भारतीय इतिहास में बहुत ही काला अक्षर में लिखा हुआ दिन है। 11 अगस्त 1908 खुदीराम बोस को 18 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? तो बताते हैं। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ये मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का कोशिश किए, लेकिन गलती से क्या हुआ? तो बम जो ये लोग फेंके थे वो जज किंग्सफोर्ड के गाड़ी पर नहीं जा करके कैनेडी के गाड़ी पर जा गिरा। उसमें क्या हुआ? तो 2 महिला की मौत हो गई। ऐसे में क्या हुआ? तो चाकी ने तो मतलब प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी पे लटका दिया गया, मात्र 18 वर्ष की अवस्था में। ऐसा माना जाता है कि खुदीराम बोस पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें फांसी पे लटकाया गया था। चलिए, 1905 का ईयर, एक बात और याद रखिएगा कि लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये एग्जाम में आता है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की? तो 1905 में की। और कहाँ पर की? तो लंदन में की। अब आइए 1906, 30 दिसंबर 1906। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये डेट याद रख लीजिएगा। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता नवाब बकारुल मुल्क किए थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। समझ गए? तो कौन से सम्मेलन में? तो ढाका सम्मेलन में। ठीक है, तो ये पूछता है एग्जाम में, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का सम्मेलन जो हुआ था, पहला सम्मेलन, वो कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1906 को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नवाब बकारुल मुल्क। अगर पूछे कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का मतलब कि ये जो बना था, ये उदय हुआ था मुस्लिम लीग, इसमें मतलब अध्यक्षता मेन कौन किया था, मतलब किसके निमंत्रण पर यह सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया? तो आराम से बता दीजिएगा, नवाब सलीम उल्लाह खां। ठीक है, अब बन गया आपका मुस्लिम लीग।
तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग बन जाता है, लेकिन लीग का संविधान 1907 में कराची में बनता है और लीग का प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में होता है और यहीं पर इस लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां को बनाया जाता है। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, याद रख लीजिएगा। अब बारी आती है भीकाजी रुस्तम कामा का। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल के फ्रांसीसी नागरिक थे। इन्हें हम क्यों याद करते हैं? तो इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 को तिरंगा फहराया था। इन्हें हम इसीलिए याद करते हैं। अब बात आती है 1 जुलाई 1909, एक ऐसा दिन जिस दिन मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मार दी। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारी और 16 अगस्त 1909 को इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। 1909 में ही 21 दिसंबर 1909 को अनंत कनहरे ने जैक्सन को गोली मार दी। ठीक है, 1909 हो गया। अब आती है बात 1911 की। 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था। अब इतना भव्य दरबार क्यों सजेगा भाई? तो इसके पीछे कारण था कि इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी ये दोनों भारत आने वाले थे। अब ये दोनों भारत आए तो इनके स्वागत में लॉर्ड हार्डिंग ने भव्य दरबार लगवाया। अब ये जो भारत आए तो ये यहाँ पे आके कुछ घोषणा किए थे। क्या सब घोषणा किए वो याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बात तो ये था कि इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द किया। बहुत अच्छी बात है भाई, बंगाल विभाजन को ये रद्द कर दिए। हम बात करें 1911 की, याद करते रहिए। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, लेकिन बंगाल भाषी क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बना दिया गया। बिहार को एक अलग राज्य बना दिया गया। इसमें उड़ीसा भी शामिल था। जी हाँ, बिहार उड़ीसा। उसके बाद क्या हुआ? तो राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली दे दिया गया। अब कलकत्ता को हटा करके राजधानी दिल्ली घोषणा की गई। तो ये 1911 में तो घोषणा हुई थी। हालांकि दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब? तो 1912 में। तो 11 में ये सब घोषणा हो गया कि बंगाल विभाजन रद्द होगा, बंगाली भाषी क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत होगा, बिहार एक अलग राज्य बनेगा जिसमें आज का उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा और दिल्ली राजधानी बनी कब? तो 1912 में। अब क्या होगा? ये तो घोषणा हो गया। अब लॉर्ड हार्डिंग पर रास बिहारी बोस बम फेंकेंगे। कब फेंकेंगे? तो 23 दिसंबर 1912 में ही। अब जब रास बिहारी बोस ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, इसके परिणाम में क्या हुआ? तो 13 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या हुआ? तो 13 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी में मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास, इन 4 आदमी को फांसी दे दी गई। अब बात आती है 1 नवंबर 1913। इस दिन क्या हुआ? लाला हरदयाल के नेतृत्व में बहुत सारे भारतीय ने गदर पार्टी की स्थापना की। यह गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? तो सोहन सिंह भखाना गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष हुए। लाला हरदयाल को प्रथम मंत्री बनाया गया
और काशीराम को प्रथम कोषाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, अब गदर पार्टी बन गया भाई। अब क्या हुआ, तो अब ये हुआ कि गदर पार्टी अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ 1 नवंबर 1913 को ही। और उस दिन ये जो गदर अखबार प्रकाशित हुआ ये उर्दू में था। लेकिन 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा और प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। समझ गए? तो ये था गदर पार्टी। अब बात करते हैं कि 1914 का एक ऐसा पॉइंट जहां पर यह है कि कोमागाता मारू। कोमागाता मारू क्या था, तो ये एक जापानी जहाज का नाम है कोमागाता मारू, जिसे बाबा गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। अब ये जहाज क्या होगा, तो 351 यात्रियों के साथ 1914 को हुगली पहुंचता है। अब जैसे ही वहां पहुंचा तो जहाज की तलाशी हुई। ऐसे में संघर्ष शुरू हो गया और 18 यात्री वहीं पर मार दिए गए। लगभग 25 यात्री घायल भी हुआ। ये था कोमागाता मारू के बारे में और बाबा गुरुदत्त सिंह के बारे में। 1914 के बाद हम चलते हैं 1915 में। 1915 में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं 1916 की। 1916 में देखिए 1907 में कांग्रेस में पहली बार फूट पड़ा था सूरत अधिवेशन में, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बंट गया था। वहाँ पर अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। अब 1916 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में होता है। यहाँ पर वो दोनों दल फिर से एक हो गए और मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस में मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। मतलब ये हुआ कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में सभी एकजुट हो गए। ठीक है, यहाँ पर फिर से सब इकट्ठा हो गए। अब बात करते हैं 28 अप्रैल 1916 बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग की स्थापना करेंगे। होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर किए, तो पूना में किए। ये तो बाल गंगाधर तिलक ने किए। अब एनी बेसेंट भी होम रूल लीग बनाएगी, 1916 में ही बनाएगी। लेकिन ये बनाई कहाँ पर, तो ये मद्रास में बनाई थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में ही पूना में होम रूल लीग की स्थापना की और एनी बेसेंट ने 1916 में ही मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, ये हो गया। 1916 और क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 1916 इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की 1916 में ही। ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला, उसमें यहाँ पर जो है सो गांधी जी लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किए थे। इसीलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगा। बस हो गया, 1916 का कहानी खत्म। अब बात आती है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल बिहार का एक किसान नेता, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो ये लेकिन किया कब, तो 1917 में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह अब शुरू होगा। कब शुरू होगा, 1917 में शुरू होगा। कहाँ से शुरू हुआ, तो बिहार के चंपारण से शुरू हुआ। गांधी जी यहाँ से शुरू किए थे, लेकिन किसके कहने पर गांधी जी वहाँ गए थे, किसके बुलाने पर, तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गए थे। अगर देखिए, ध्यान दीजिए, अगर एग्जाम में ये आता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग
कहाँ पर किया? तो आंसर बताइएगा कि दक्षिण अफ्रीका में। जी हाँ, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। लेकिन जब भारत के बारे में पूछे कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया, तो चंपारण बिहार में किया। और कब किया? तो यही 1917 में हो गया। अब यहाँ पर विद्रोह जो हुआ था, इसका परिणाम भी तो कुछ निकलेगा। तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि तीन कठिया प्रथा को अंग्रेज को समाप्त करना पड़ा। ठीक है, बात यहाँ पर ये हो गया। अब बात आती है कि गांधी जी 1918 में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिए थे। अब ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कहाँ पर दिए थे? तो अहमदाबाद में दिए थे। ये याद रखनी है कि ये पूछता एग्जाम में कि गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत कब दिया था? तो 1918 को दिया था। बस यहाँ पर हो गया। अब देखिए, गांधी जी 1918 में ना अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए भूख हड़ताल किए थे। ठीक है, तो ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कहाँ पर किया था? तो कहिएगा अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में 1918 में। बस हो गया। 1918 में ही गांधी जी गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? कर नहीं आंदोलन। चलिए, ये 1918 खत्म। अब आती है बारी 1919 की। 1919 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1919 को तो आपको एकदम से, अभी हम जैसे जिस टाइप से कहानी में बताएंगे ऐसे ही बता देनी है आपको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 19 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट, एकदम याद कर लीजिए। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। ये रॉलेट एक्ट क्या था? ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, सीधा अरेस्ट होगा, बिना मुकदमा चलाए आपको गिरफ्तार किया जाएगा। ये तो बहुत गड़बड़ थी भाई। गांधी जी को तो ये बात रास नहीं आई। गांधी जी ने क्या किया? तो इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। पूरे देश में हड़ताल हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एकदम विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जनसभा हो रही है। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इस जनसभा पर जनरल REH डायर ने अंधाधुन गोलियां चलवाई थी। ठीक है, अब ये आपके दिमाग में आया कि सर ये जनसभा क्यों हुई थी? तो देखिए, ये जो रॉलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919 का, इसके विरोध में तो लोग प्रदर्शन करना शुरू कर दिए थे। ये रॉलेट एक्ट तो बहुत ही खतरनाक चीज़ था। अब यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन जालियांवाला बाग में एक जनसभा के तौर पर हो रहा था। जालियांवाला बाग अमृतसर में है। ये तारीख है 13 अप्रैल 1919 की। यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था। इस जनसभा का मेन मकसद था कि भाई आपने डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी क्यों की? अंग्रेज रॉलेट एक्ट के तहत ही डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया था। ठीक है, अब यहाँ पर जनसभा हो रही है। इस जनसभा पर जनरल REH डायर ने अंधाधुन गोली चलवा दी। अब देखिएगा इसमें क्या होता है। तो इसमें 379 व्यक्ति की मौत होती है। ये तो सरकारी रिपोर्ट बताता है कि 379 व्यक्ति मारा गया, लेकिन कांग्रेस के रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। ठीक है, तो याद कर लीजिए जालियांवाला बाग कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। यहाँ पर जनसभा क्यों हो रही थी? तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही थी। अब पूछेगा कि यहाँ पर इस जनसभा पर गोली चलवाने का आदेश कौन दिया? तो जनरल REH डायर ने दिया। अब पूछ सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था?
तो सर माइकल ओ डायर था। अब देखिएगा, ये सर माइकल ओ डायर को ना आगे चल के हम बताएंगे, लंदन में ढूंढ करके उधम सिंह गोली मार देंगे इसको। ठीक है, एकदम वो प्रण किए हुए थे कि गोली हम मार देंगे, तो मारिए देंगे। ठीक है, आगे हम बताएंगे। दूसरी बात क्या आ सकती है क्वेश्चन कि भाई जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान कौन था, क्या कहते हैं, वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। बस इतना सी बात याद रखिए आप। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या, ये जालियांवाला बाग जो हो गया, इसके विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। 1915 में इनको मिला था अंग्रेज के तरफ से। तो महात्मा गांधी कैसर ए हिंद की उपाधि छोड़ देंगे। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी। ये एकदम याद कर लेनी है बस। अब ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए सरकार क्या करेगी, सरकार 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएगी। ठीक है, अब बना दी। इसमें क्या हुआ, 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य था। ठीक है, ये तो सरकार किया उस टाइम का अंग्रेज सरकार। लेकिन कांग्रेस ने इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग बनाया। इसमें अन्य सदस्य के तौर पर मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। अब देखिए, जालियांवाला बाग नाम से ही स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, तो जालियांवाला बाग एक टाइम में ना बहुत पहले जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी, इसे भी याद रखना। अब देखिए, बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। ये 1919 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए। 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया, पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। ठीक है, अब ये खिलाफत दिवस क्यों मनाया गया, तो देखिए उस टाइम में भारतीय मुसलमान का वर्ल्ड वार चल रहा था। ठीक है, तो उस टाइम में क्या हुआ, भारतीय मुसलमान जो है सो ब्रिटेन के खिलाफ ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। किसके खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ। तो 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस हुआ, याद कर लीजिए एकदम। अब बात आती है कि रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन तीनों ही सीरियल नंबर में 1919 में ही हुआ है। अब इस तीनों के लिए ना, अब गांधी जी क्या करेंगे, इस तीनों के उत्तर में रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, इस तीनों के उत्तर में गांधी जी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, एकदम याद कर लेनी है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, अब यह प्रारंभ हो गया, तो असहयोग आंदोलन अब ये चल रहा है। ये चलते चलते 1 अगस्त 1920 से शुरू होकर के चलते चलते 5 फरवरी 1922 तक चलेगी। देखिए, 5 फरवरी 1922 में क्यों बोल गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, तो यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर जितने भी आंदोलनकारी थे वो सब क्या किए, तो एक वहाँ पर चौरी चौरा में थाना है, वहाँ पर एक थानेदार और 21 सिपाही, टोटल 22 पुलिसकर्मी को थाने में बंद करके आग लगा दिया। अब ऐसे में क्या हुआ, तो 22 के 22 सिपाही मारे गए। तो गांधी जी को इस बात से दुख हुआ। ये चौरी चौरा कांड एग्जाम में आता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ। अब गांधी जी दुखी हो गए, तभी तो भाई गांधी जी कहलाए। अब गांधी जी दुखी हो गए और 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो याद कर लीजिए, 1 अगस्त 1920 से चलते चलते 11 फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चला। अब जैसे ही चौरी चौरा कांड इस बीच में हुआ, तो 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 साल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि इनको 1924 में ही रिहा कर दिया गया, दूसरे साल ही रिहा कर दिया गया स्वास्थ्य संबंधी कारण से। बस चलिए चलते हैं 1923 पर। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है।
किसके द्वारा होती है? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, ठीक है। चलिए, तो 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज पार्टी की स्थापना की, ठीक है। ये हो गया, अब स्वराज पार्टी भी बन गया भाई। देखिए, अब बारी आती है 1924 की। 1924 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है महात्मा गांधी के कारण ही। देखिए क्यों। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है बेलगाम में। अब यहाँ पर इस अधिवेशन में महात्मा गांधी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तो एकदम याद कर लीजिए, गांधी जी पूरे लाइफ भर में सिर्फ एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने। कब बने? 1924 में बने। और किस अधिवेशन में बने? तो बेलगाम अधिवेशन में बने। एकदम याद कर लीजिए इसको, ठीक है। 1924 में ही हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA की स्थापना होती है कानपुर में सचिंद्र सान्याल के द्वारा। याद कर लीजिए, ये तो था सचिंद्र सान्याल का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन भगत सिंह का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में बनेगा, ठीक है। अब हो गया 1924 के बाद चलते हैं 1925 पर। 1925 क्यों फेमस है? तो ये फेमस है काकोरी कांड को लेकर, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम जो भी कुछ बता रहे हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, ईयर वाइज ईयर, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा और 2-3 बार देखिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ठीक है। पूरी कोई भी एग्ज़ाम हो, इसे बाहर नहीं है कुछ, सब कुछ ये कवर कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और दूसरे सबसे भी करवाइए। सभी कोर्स यहाँ पर चल रहे बिल्कुल फ्री में। तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 को एक 8 डाउन ट्रेन है जो सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी। इसमें क्या हुआ, तो काकोरी नामक स्थान पर इस ट्रेन को लूट लिया गया। इसमें सरकारी खजाना था, इसीलिए इस ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया, इसीलिए नाम पड़ गया काकोरी कांड। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ। अब देखिए, काकोरी कांड का विचार जो खजाना लूटने का विचार जो था वो राम प्रसाद बिस्मिल का था, ठीक है। हालांकि इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां, इन सभी को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई थी, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल जब फांसी पर लटक रहे थे तो उन्होंने सबसे अंतिम वाक्य जो कहा था वो कहा था, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात आती है क्या, 1926 की। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना होती है। याद कर लीजिए एकदम, ठीक है। ये हो गया। चलिए, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। ये भी पूछता है एग्जाम में कि साइमन कमीशन बना कब था, तो साइमन कमीशन 1927 को बना था, ठीक है। अब साइमन कमीशन जब 3 फरवरी 1928 को भारत आया तो इसे लोग यहाँ पर व्हाइट मैन कमीशन कहते थे। क्यों कहते थे व्हाइट मैन कमीशन? तो इस साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर थे सब अंग्रेज ही थे, इसीलिए इंडिया में लोग साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहते थे, ठीक है। चलिए, अब देखिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। भारत के लोग इसका काफ़ी विरोध करेंगे, खास करके लाला लाजपत राय का नाम आता है इसमें। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उन पर लाठी से बहुत ही बर्बरता से प्रहार किया, जिससे उनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। इस बात से ही आहत होकर भगत सिंह ने
और भी भगत सिंह के नेतृत्व में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मार दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये खत्म हो गया। तो याद कर लीजिएगा, साइमन कमीशन, लाजपत राय और सॉन्डर्स को गोली मारना, ये चीज ये याद करनी है आपको। बारी आती है 1929 की, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे और पहली बार पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया गया। तो ये पूछता है एग्जाम में, पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब की गई? तो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। अब देखिए 1929 और क्यों फेमस है? क्योंकि 1929 के सबसे आखिरी दिन 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर तिरंगे झंडे को फहराए थे। ठीक है, एकदम 31 दिसंबर 1929 रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा को फहराया। इसी लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाने का निश्चय लिया गया। ठीक है, और जब 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाए तो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई। अब देखिए क्या होगा। अब बारी आएगी 1930 की, 12 मार्च 1930। फिर से बात आएगा गांधी जी। वो अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किए। लगभग 24 दिन चलने के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। समझ गए? ये पूछता है एग्जाम में, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो कहिएगा 6 अप्रैल 1930 को। फिर पूछेगा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? 12 मार्च 1930 को। ये दांडी यात्रा कब तक चलेगा? तो 6 अप्रैल 1930 तक। कितने दिन चला? 24 दिन चला। कितने समर्थकों के साथ? 79 समर्थकों के साथ। कितना किलोमीटर तक चले? 322 किलोमीटर तक चले। बस ये बात खत्म। अब ये असहयोग आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हो गया। बात आती है 4 मार्च 1931 की। 4 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। तो एग्जाम में आता है कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 4 मार्च 1931 को हुआ। इसके बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिए। ठीक है, इस गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, अब बात आती है 1931। 1931 की कांग्रेस का अधिवेशन कराची में होता है। अब कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। यहाँ पर सर्वप्रथम मूल अधिकार मतलब मौलिक अधिकार की मांग की गई। ये एग्जाम में पूछता है कि सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग कब की गई? तो 1931 में की गई। कहाँ पर की गई? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में की गई। और ये अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बात खत्म है। अब क्या होता है? गोलमेज सम्मेलन। देखिए गोलमेज सम्मेलन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
3 गोलमेज सम्मेलन पूरा हुआ। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर होता है? लंदन में। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ। डेट याद कर लीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932। कम से कम ईयर याद रखिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। एकदम लाइन में, सीरियल नंबर में है। इस तीनों में कांग्रेस सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, वो था बीच वाला, मतलब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी को लंदन भेजा था। ठीक है, एग्जाम में आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ठीक है, फिर आएगा क्वेश्चन कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन सा भारतीय था? मतलब कौन सा भारतीय जो तीनों गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया हो? वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, कांग्रेस सिर्फ एक में, और वो भी महात्मा गांधी को भेजा था कांग्रेस। फिर एग्जाम में आ सकता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। एकदम याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, गांधी जी तो सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे, वहाँ पर भाग लिए थे। उसमें क्या हुआ? तो गांधी जी मतलब ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ ये असफल रहा। इसके बाद, इसकी असफलता के बाद गांधी जी क्या किए? फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करेंगे। कब करेंगे? तो 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से तो शुरू हो गया 1932 में, लेकिन फाइनली सविनय अवज्ञा आंदोलन कब बंद होगा? तो 1934 में जाकर के। ठीक है, बात खत्म यहाँ पर। 1931 के लिए एक बात और याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 भारतीय इतिहास का काला दिन। 23 मार्च 1931 सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, एकदम याद कर लीजिए। अब बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी जो प्रथम सम्मेलन हुई थी वो अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुई थी। बस ये बात आपको सिर्फ याद रखनी है। आप देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अगर पूछ दे ना तो भी वही डेट है, 11 अप्रैल 1936 और लखनऊ ही। तो फाइनली याद रखिए, अखिल भारतीय किसान सभा अप्रैल 1936 में लखनऊ में ही बना और उसी टाइम में वहीं पर इसकी प्रथम सम्मेलन भी होती है। बात खत्म। आते हैं 1939 पर। 1938, पहले 1938 देख लेते हैं। 1938 कांग्रेस का हरिपुरा सम्मेलन, हरिपुरा गुजरात में है, तो कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ 1938 में। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगले ही साल 1939 में भी कांग्रेस के अधिवेशन जो कि त्रिपुरी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ही करेंगे। लेकिन 1939 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, इसमें क्या हुआ? तो कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को उतारा था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इसीलिए ये 1939 त्रिपुरी अधिवेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस ने
1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है ना, एक गुट बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक। कब? तो 1 मई 1939 को। ठीक है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सुभाष चंद्र बोस एक और सेना बनाते हैं जिसका नाम था फ्री इंडियन लीजन। तो सबसे पहले एग्जाम में तो ये आएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो 1 मई 1939 को की। बात खत्म। अब आती है बात उधम सिंह की। हम आपको बताए थे 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग जो हुआ था, उस टाइम में पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। उससे बदला लेने के लिए उधम सिंह 13 मार्च 1940 को लंदन में जा कर के माइकल ओ डायर को गोली मार दिए। देखिए कितना बड़ा गेम हुआ यहाँ पर। चलिए, तो इसे भी याद रखिए। उसके बाद बात करते हैं हम 17 अक्टूबर 1940 गांधी जी पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिल्ली चलो आंदोलन भी शुरुआत होगा। मतलब इसी आंदोलन को कहा गया दिल्ली चलो आंदोलन। तो याद कर लीजिए, गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए। कहाँ पर? तो पवनार में, और इसे ही दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। अब बात आती है बहुत ही खतरनाक डेट की, 24 मार्च 1940। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के पास था। अब मोहम्मद अली जिन्ना भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करेंगे। अब देखिए, ये बहुत ही खतरनाक डेट है, इसे तो याद ही कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की? तो 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग किया था। ठीक है। पाकिस्तान जो शब्द है ये चौधरी रहमत अली का दिया हुआ है। ठीक है, तो याद कर लीजिए 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। चलिए बात करते हैं हम 1942 की। 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो ये आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, तो 1942 याद रखिएगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब बात आती है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आखिर कब की गई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत अगर पूछे एग्जाम में तो कहिएगा 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई, और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था। ठीक है, अब इस आंदोलन के दौरान क्या होगा? तो सभी टॉप लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी के साथ पूना के आगा खां पैलेस में रखा जाएगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके अल्मोड़ा जेल में रखा जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा जाएगा, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को गिरफ्तार करके बांकुड़ा जेल में रखा जाएगा। हालांकि 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई। अब क्या होगा? अब होगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। देखिए, इसमें बहुत ही कंफ्यूज रहता है बच्चे को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार
सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया? यह बात याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। अब ये तो असफल हो गया, तो फिर क्वेश्चन आता है कि आखिर आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय हम किसे मानेंगे? तो मानना पड़ेगा रास बिहारी बोस को। जी हाँ, आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। बात खत्म है। अब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी जाएंगे 1941 में, ठीक है। क्यों जाएंगे? तो यह जर्मनी जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी जाते हैं 1941 में, और वहाँ पर जाते हैं विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए, और जर्मनी में ही द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं, ठीक है। 1942 में सुभाष चंद्र बोस फ्री इंडियन लीजन की स्थापना करते हैं, 1942 में ही, याद कर लीजिए एकदम, ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी, ठीक है, और जर्मनी व जापान समर्थन भी दिया था। तो एकदम याद रखिए, ये एग्जाम में आता ही आता है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो 21 अक्टूबर 1943 को किया। कहाँ पर? तो सिंगापुर में किया। बस अब बात आती है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, सफलतापूर्वक स्थापना रास बिहारी बोस तो किए थे, लेकिन 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। तब सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? तो आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड का निर्माण किया। एक सुभाष ब्रिगेड, एक गांधी ब्रिगेड और एक नेहरू ब्रिगेड। एक महिला के नाम पर भी ब्रिगेड का नाम रखा गया, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। बस ये जो आज़ाद हिंद फौज था, इसका झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति ही था। इस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह भी था। अब बात आती है हमारे आज के अंडमान और निकोबार द्वीप की। हमारी जो अंडमान और निकोबार द्वीप है वो 8 नवंबर 1943 को जापान ने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। एकदम याद कर लीजिए, सुभाष चंद्र बोस ने इसे शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम रखा था। बस एकदम याद कर लीजिए। अब क्या होता है? तो सुभाष चंद्र बोस टोक्यो जाते हैं, लेकिन टोक्यो जाते समय 18 अगस्त 1945 को हवाई दुर्घटना होती है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु होती है। हालांकि इसे अभी भी प्रमाणिक नहीं माना गया है, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पर ये हुआ। अब क्या होगी? अब बारी आती है कैबिनेट मिशन 1946 की। कैबिनेट मिशन 1946 की बात है, तो हम बात करेंगे कि इस टाइम में ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो एटली। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में चल रही अत्यंत ही ज्वलंत मुद्दा पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट मिशन बनाया। इसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर को शामिल किया गया। हालांकि स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्षता में थे, ठीक है। और कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया, ठीक है। अब 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो यहाँ पर आया था दिल्ली, वो पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था, याद रख लीजिए इसको। तो कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को पहुंचा। इसमें कौन कौन सदस्य थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर, ठीक है। चलिए, अब कैबिनेट मिशन जो आया था उसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही 1946 में ही स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब जब स्वीकार कर लिया तो कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार भारत में चुनाव होती है। चुनाव में क्या हुआ? कांग्रेस को 214 सीट में से 205 स्थान मिला
और मुस्लिम लीग को 78 सीट में से 73 स्थान मिला। ठीक है, अब देखिए अब क्या आएगी, अब बारी आएगी मुस्लिम लीग की। बहुत ही क्या कहते हैं इसको, तो भारतीय इतिहास का बहुत ही भयंकर वाला काला दिन। ठीक है, अब देखिए बंगाल में सरकार होती है मुस्लिम लीग की। तो बंगाल से हम स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 का वो दिन जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। ये एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में ये आता है, याद कर लीजिए। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। ये डायरेक्ट एक्शन डे सबसे पहले कलकत्ता में हुआ, क्योंकि उस टाइम में बंगाल में मुस्लिम लीग की ही सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी थे, एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक्शन डे इतिहास का बहुत ही काला दिन है। अब होगी भारत विभाजन की फाइनल बात। ठीक है, बहुत हो चुका था, अब होगी भारत विभाजन की फाइनल बात। तो भारत विभाजन क्या क्या होगा, देखिए अब बनेगी माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से संबंधित था। माउंटबेटन योजना की बैठक अब उस योजना पर बैठक कांग्रेस भी कर रहा है और उधर मुस्लिम लीग भी कर रहा है। कांग्रेस में देखिए गांधी, नेहरू और पटेल, इन तीनों आदमी के समर्थन के बावजूद भी अखिल भारतीय कांग्रेस समिति से ये जो माउंटबेटन योजना था वो सर्वसम्मति से पास नहीं हो सका। 161 सदस्यों ने माउंटबेटन योजना के खिलाफ वोट दिया था। हालांकि अबुल कलाम आज़ाद, जो हमेशा से बंटवारे का विरोध कर रहे थे, उन्होंने आखिरकार माउंटबेटन योजना को समर्थन दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर यह हुआ कांग्रेस की बैठक में। लेकिन मुस्लिम लीग की जो बैठक हो रही थी दिल्ली में, उसमें 400 सदस्य मौजूद थे। मुस्लिम लीग के 400 सदस्य में से सिर्फ 10 सदस्यों ने इसका विरोध किया, माउंटबेटन योजना का। इस तरीके से बात आती है 18 जुलाई 1947 की। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सम्राट का हस्ताक्षर होता है, माउंटबेटन योजना बन के तैयार। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 डोमिनियन में विभाजित किया जाएगा, एक भारत एक पाकिस्तान। दोनों डोमिनियन को पूरी स्वतंत्रता होगी। इस तरीके से 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हुई। एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ पर कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज 6 थे, जॉर्ज 6। ठीक है, और अब एक चीज़ और याद रखिए, भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस टाइम में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लेमेंट एटली। ये भी याद रखिए। ये हो गया। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, तो ये पूछता है एग्जाम में कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। फिर पूछ सकता है आपसे कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था, तो 27 मार्च 1947 को मनाया था। चलिए, तो इस तरीके से 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हुई। ये सब तो बात हो गया कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज 6 था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। भारत का अगर पूछे आपसे कि भारत का वायसराय के बारे में, तो कहिएगा लॉर्ड माउंटबेटन था। अगर पूछे कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा आचार्य JB कृपलानी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनने वाला है। अब हम लास्ट में कुछ पॉइंट है
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। देखिए क्या क्या पॉइंट है। तो सबसे पहले पॉइंट है मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग क्या किया था, तो सबसे पहले मुक्ति दिवस मनाया था। तो एग्जाम में आता है कि मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस कब मनाया। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। और पता है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस क्यों मनाया? क्योंकि 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया था। इसीलिए मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। फिर मुस्लिम लीग से क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? तो 27 मार्च 1947 को। फिर आ सकता है क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया? तो 16 अगस्त 1946 को। बस ये हो गया। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता बता दिए थे हम कि चौधरी रहमत अली थे। बात खत्म है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह को हम शहीद आजम के नाम से भी जानते हैं। ये सभी बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली आंदोलन हुआ था ना, तो उसकी सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि एडोल्फ हिटलर दिया था। ठीक है ना। अब बात करते हैं। देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा लाइन है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे, MG रानाडे थे। ठीक है ना, एकदम याद कर लीजिए। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देश बंधु चित्तरंजन दास थे। ठीक है, एकदम याद कर लीजिए। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। हो गया। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ये सब हो गया। रॉलेट एक्ट के बारे में आपने देख ही लिया था। चलिए ये सब हो गया, और कुछ था नहीं इसमें, जितना इंपॉर्टेंट था वो हम कह दिए। हाँ, महात्मा गांधी के बारे में एक चीज़ और है। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। तो बदले में महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। एकदम याद कर लीजिए। दूसरी बात, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस कहे थे। ठीक है, चलिए तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, याद हो गया। हम देख लिए एक एक करके। कब से स्टार्ट किए थे? तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 से शुरू किए और 15 अगस्त 1947 तक आए। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन यहीं पे संपन्न होता है। जितनी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वो हम इसमें कवर करा दिए हैं। इससे बाहर आपको कुछ भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं मिलेगा। 14 से 15 मार्क BPSC में आप पक्का कर लीजिए। इस वीडियो को बार बार हेडफोन लगा के सुनिए। हम PDF डाल देते हैं, तो PDF ले करके सामने में रख लीजिएगा और तब इस वीडियो को और देखिएगा। 2 से 3 बार अगर देख लीजिएगा इस वीडियो को, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और किताब भी अगर देखनी है तो जितना मैं सिलेक्टेड बुक बताया हूँ, सुपर हिट बुक 4 ही है, उसी से पढ़नी है। BPSC 67 प्री पास होंगे ही होंगे, ऐसे समझिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी एपिसोड कंटिन्यू रहेगी। सभी एग्जाम की क्रैश कोर्स हम यहाँ पे लेके आते हैं। सभी सब्जेक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अभी BPSC का क्रैश कोर्स चल रहा है। टोटल एपिसोड हम यहाँ पर देंगे। हम मेंस में भी आपका साथ देंगे, ऑप्शनल में भी 2-3 ऑप्शनल अगर आपका है, जैसे कि हिस्ट्री, LSW हम प्रीफर किए थे। LSW हो, हिस्ट्री हो, या और 1-2 सब्जेक्ट, तो इस टाइप का जो भी कोई ऑप्शनल होगा वो भी हम यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। कहीं नहीं आपको जाननी है। टोटल सब्जेक्ट, टोटल एग्जाम, सबका क्रैश कोर्स फ्री में यहाँ पर लीजिए विथ PDF। 1857 की कंप्लीट जो होगी वो 1857 की क्रांति, और एक कांग्रेस रह गया। अभी कांग्रेस का कितना बैठक हुआ, जो इम्पोर्टेंट बैठक था 1950 तक चलता है, 1885 से लेकर के 1950 तक। तो ये कांग्रेस की बैठक की एक वीडियो और एक 1857 की वीडियो। तीसरी वीडियो होगी पूरा, मतलब चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, बंगाल का गवर्नर से लेकर के, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर बनेगा भारत का गवर्नर जनरल, फिर बनेगा भारत का वायसराय,
और फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। एकदम सीरियल में जैसे जैसे बना है, हम ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम बोले हैं ऐसे कर कर के हम एकदम वीडियो अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दूसरे को शेयर भी कीजिएगा और इसे बार बार सुन लीजिए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार में कवर नहीं होगा। इसे 2 से 3 बार सुनिए, कहानी की तरह सुनिए, PDF ले करके सामने में रखिएगा, तब और सुनिएगा और बेहतर लगेगा। लेकिन बीच में छोड़िएगा मत, तो कहानी ही गायब हो जाएगी। मैं ईयर वाइज ईयर यहाँ पर डिटेल दिया हूँ, ठीक है। तो अगर बीच से थोड़ा भी अगर छूट रहा है या पूरा वीडियो आप नहीं देख रहे हैं तो वो ईयर गायब हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी समझने में। इसलिए पूरा ईयर देखिए, एकदम बढ़िया से देखिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, बहुत ही मस्त है। और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और क्या, जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे इसको चैनल से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो करते हैं अगले एपिसोड में। देखिए BPSC के परीक्षा में सब कुछ है। जुड़े रहिए हमारे साथ और बनाइए अपने एग्ज़ाम को खास। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।